नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपने बीमार पिता को चुपचाप हरिद्वार भेजने वाले बेटे का सच। जब माँ को पता चला तो उन्होंने किया कुछ ऐसा। मीना जी वकील साहब के साथ घर पहुंची। उनकी आंखों के लाल डोरे देख ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात दुर्गा जी उनके अंदर प्रवेश कर गई हो। अपने पति की बेबसी और बेटों का ऐसा रूखा व्यवहार उनके कलेजे को छलनी कर रहा था। उनकी आत्मा उन्हें कचोटे जा रही थी। जिन बेटों के लिए वह अपने पति से भी लड़ जाती थी, उन्हीं बेटों की वजह से आज रह रहकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लेकिन आज इन आंसुओं की वजह से मैं खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दूँ और ना ही मेरे फैसले के बीच आज मेरी ममता को आने की इजाज़त दूंगी। आज ये एक माँ नहीं बल्कि इस बदलते समाज की एक मजबूत औरत अपना फैसला सुनाएगी। घर पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछ डाला। मीना जी जैसे ही घर पहुंची, बेटे बहू वकील को देखकर खुश हो गए। सही हुआ माँ जो आपने हमारी बात मान ली, वरना। मीना जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मेरे बच्चों, भला तुम्हारी बात कैसे नहीं मानती, पर वैसे भी तुम्हारा हक तुम्हें मिलना ही चाहिए। आखिर माँ हो, तुम्हारा भला ही चाहूंगी। वाह माँ जी, आज तो आपने अपने बेटे बहू को खुश कर दिया। इस बार बड़ी बहू रिंकी चहकते हुए बोली, जाओ रिंकी, माँ का मुंह मीठा करवाओ। छोटी बहू रिंकी दौड़कर रसोई में गई और देसी घी के लड्डू का डिब्बा उठाकर लाई। ये वही लड्डू का डिब्बा था जो कल बहू ने मीना जी के हाथ से छीन लिया था। उनके पति एक लड्डू मांगते रह गए थे, लेकिन बहू ने उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया था। मीना जी बोली, वकील साहब, जरा वसीयत तो पढ़कर सुनाइए, मुंह मीठा बाद में करेंगे। बहू बेटे को ज्यादा इंतजार कराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। आखिर नेक काम में देरी किस बात की। वकील ने जैसे ही वसीयत पढ़ना शुरू किया, चारों बेटे बहू के चेहरे पर रंग हवाइयाँ बनकर उड़ने लगा। मीना जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वो मन ही मन सोच रही थी, जैसे आज ये बेबस लाचार मेरे आगे हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं, वैसे ही इन्हीं बच्चों ने मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया था। उनकी आंखों के सामने अपने पति का बेबस चेहरा घूमने लगा। राज, कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर को दिखा कर लिया, कोई टेस्ट भी होता है तो वो भी करवा लेना, ताकि इन्हें आराम मिल जाए। रात भर खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। मीना जी अपने बड़े बेटे से बोली, मम्मी, आज मेरी एक मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे से बोल दीजिए, वह पापा को डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह दोबारा से अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, आप जय को बोल दीजिए, उसके पास काम ही क्या है, वह पापा को दिखा कर ले आएगा। अंदर कमरे से जय फोन पर बात करते हुए बाहर आ रहा था। हाँ यार, तू चिंता मत कर, मैं आज पहुंच जाऊंगा, हमारी मूवी नहीं छूटेगी। माँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा। वैसे मैंने रिंकी को भी बोल दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। बेटा, तेरे पिताजी को खांसी। मीना जी के शब्दों को अनसुना करके वो वहाँ से चला गया। खांसी की तेज आवाज़ सुनकर मीना जी कमरे की ओर दौड़ी और गर्म पानी
अपने पति रामेश्वर जी को पिलाया। साथ ही मुंह में एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा रख दिया। अंदर से बड़ी बहू पिंकी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मम्मी जी, पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे से खांसे, मुन्ना अभी सोया है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज छोटी बहू रिंकी की भी आती है, मैं टीवी देख रही हूँ, आप अपना कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेजी से खांस रहे हैं। मीना जी ने चुपचाप कमरा बंद कर लिया। अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग गईं। दोनों बेटे बहुओं को उनकी जरा भी परवाह नहीं। अपने पिता की हालत पर जरा भी दया नहीं आती। दोनों बेटे ही जब पत्थर दिल हो तो बहुओं को क्या बोले। जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा तो बहू फिर भी पराया खून है। मीना जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मीना जी एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई थी और अपने पति रामेश्वर जी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तो दोनों बहू ने रोक दिया कि बेटों के होते हुए अब अपने पति को दिखाने ले जाएंगी तो समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। तो मीना जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने बड़े बेटे राज से कहा, फिर छोटे बेटे जय से कहा। दोनों ही सुनकर अनसुना कर रहे थे और देखकर भी अनदेखा किए जा रहे थे। मीना जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा राज हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड चाव हुए। उनकी जेठानी को 3 बेटियां थीं। सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस गई थी। राज के होते ही वह झूमकर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए गए, खुशियां मनाई गई थी। मीना जी भी खुश थी क्योंकि उनकी सास खुश थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए रामवती ने कहा, जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं, वरना बड़ी भाभी के जब जब लड़कियां हुई ना तो मालिश की ना ही अम्मा ने एक लड्डू बनाकर खिलाया। मीना जी के आने से पहले उसके जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थीं। राज को अम्मा खूब लाड लड़ाती थी। वो चाहे कितनी भी शैतानी क्यों ना कर लेता था, उसे कभी डांट ना पड़ने देती। सूखे मेवे और दूध उसे खिलाते पिलाते रहती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ राज के लिए जगह थी। बाकी की पोतियां सिर्फ दूर से ही उन्हें देख सकती थी। एक भी पोती को अम्मा पास नहीं भटकने देती थी। मीना को दूसरी संतान भी बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज्यादा खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, जो बेटा हुआ बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती, अब तो बेटों के बड़े होने का इंतजार कर। बहुएं आएंगी और मन से सेवा करेंगी। मीना जी सब सुनती रहती और अपना काम करती रहती। जिस तरह का समय चल रहा था वह घबरा जाती थी। रामेश्वर जी उन्हें हिम्मत देते थे। अब अम्मा भी बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई उनके पास ना भटकते थे, उनकी एक भी ना सुनते थे। अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां अब बड़ी हो गई थी। तीनों की अच्छी घरों में शादी हो गई थी। वह मंदिर और घर के कामों में मन लगाकर समय बिता रही थी। इधर राज और जय की भी नौकरी उसी शहर में लग गई थी। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोते का विवाह देखने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। कुछ समय बाद राज की शादी हुई और पिंकी बहू बनकर घर आ गई। मीना जी की जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुकी थी, तो वह दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगी। प्रभु भक्ति में मन लगाने बेटा
तीनों बेटियां मीना जी के पास ही रहने आती थी, क्योंकि अब वही उनका मायका था। जय ने भी अपने पसंद की लड़की रिंकी से शादी कर ली थी। अब घर में रामेश्वर जी, मीना जी और दोनों बेटी बहुएं ही थी। इतने बड़े घर में जहां इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से मीना जी बहू घर लाई थी, वो उतनी ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक ना बनती थी। काम को लेकर तनातनी सी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे का एक भी काम नहीं करती थी। इसी वजह से घर में कलह बनी रहती थी और अपने अपने पति के कान भरती रहती। दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी रामेश्वर जी की कमाई से चल रहा था। दोनों भाई घर में एक पैसा नहीं देते थे, पर अपनी मौज मस्ती और पार्टी पर खूब खर्चा कर देते थे। अब रामेश्वर जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। वह सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए ना कुछ घंटे घर से बाहर रहें, कम से कम सामने पार्क में ही बैठ जाया करें। दोनों एक साथ मीना जी से बोली, बहुत सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो बाहर नहीं रह सकते, फिर धूप भी कितनी है, अपने ही घर में क्या वे रह नहीं सकते? तो दोनों ने मुंह बना लिया। अब यह रोज का हो गया। दोनों बहुएं कलेश करने लगी। मीना जी एक दिन रामेश्वर जी को हल्दी का दूध बनाकर दे रही थी। रिंकी ने उनके हाथ से दूध छीन लिया कि पिताजी कोई बच्चे नहीं हैं जो दोनों समय दूध पिएंगे। सुबह भी तो पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पिएंगे? मीना जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। रामेश्वर जी ने जब ये सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वह काफी दिनों से बहू और बेटों की हरकतें देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया और मीना जी को समझाया। अगले दिन मीना जी रसोई में लड्डू बना रही थी तो पिंकी ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? बहू, सर्दी आ रही है, तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। ओह, आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही दिन में खत्म कर दोगी। आपको तो पता भी ना होगा कि घी कितना महंगा हो गया है। मीना जी उस दिन गुस्से में बोल ही पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्चा मेरे पति उठा रहे हैं। ये कितना महंगा हो गया है मुझे यह तो नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि मेरे पति के पैसे से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। बच्चे ही क्यों, बड़े भी 2 समय दूध पी सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का मन भी बच्चों जैसा ही होता है, वह भी मचल सकता है, और दूध भी मेरे पति की कमाई से आता है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। यह याद रखो बहू, तुम सब हमारी कमाई पे पल रहे हो, हम तुम पर निर्भर नहीं है। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकते हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे। अच्छा, हम ये घर कैसे छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर में हमारा भी हिस्सा है, पिंकी बोली। इस घर में हम रह रहे हैं तो अभी ये घर हमारा है। ऊपर रिंकी रह लेगी और नीचे हम लोग रह लेंगे। आप तो ताऊ जी और ताई जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते हो, ताकि हम भी चैन से रह सकें। ये रोज रोज के चिक चिक तो नहीं होगी। अब तो इस घर का और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खासकर हमें परेशान करते रहते हैं, एक पल को भी हम सुकून से नहीं रह पाते। हमारी जिंदगी की खुशियां ही छिन गई हैं। पिंकी बोले जा रही थी, तभी रिंकी भी आ गई और पिंकी का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में ना जाने किसका मोह बचा है। आप भी घर छोड़कर चली जाओ और हमें जीने दो। घर छोड़कर चली जाऊं
क्यों चली जाऊं? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनवाया है। वह मेरे भरोसे छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यहाँ मायके में आती हैं। मैं तुम जैसी बहू के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती। फिर जेठ जी, जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं। वे कभी भी आ सकते हैं और यह घर अकेला तुम्हारा नहीं है। ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है। इस घर पर तुम्हारा हक नहीं है। तुम जब फर्ज नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। दोनों बेटे घर आए तो बहुओं ने उल्टी सीधी पट्टी पड़ाकर उनके कान भरने चालू कर दिए। मीना जी रसोई में पानी लेने आ रही थीं, तो तभी उनके कानों में हल्की हल्की सी सुनाई पड़ी। चारों बेटे बहुएं एक साथ बैठकर कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ पिताजी बीमार हैं, वो अगर वह चल बसे तो दुनिया भर का खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं, उन्हें हरिद्वार छोड़ आते हैं, हमारी भी जान छूट जाएगी। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। हम कल ही माँ को मंदिर भेजने के बहाने पिताजी को चुपचाप हरिद्वार छोड़ आते हैं। मीना जी बेटे बहू की बातें सुनकर हैरान रह गईं। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली, पर आज उन्होंने ठान लिया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब उन्हें अपने निर्णय पर पहुंचना ही होगा। अगले दिन जैसे ही मीना जी वकील के साथ घर पहुंची और वकील ने वसीयत पढ़ी तो बेटे बहू के होश उड़ गए। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? हम लोगों को अपनी जगह से बेदखल नहीं कर सकती। बेदखल कर नहीं सकते? मैंने बेदखल कर दिया है। लेकिन माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेटा, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिन बेटों के पास अपने पिताजी को डॉक्टरों को दिखाने के लिए समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। अब इस जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरे पति की है और अभी वह जीवित हैं। तभी रामेश्वर जी कमरे से बाहर आ गए। मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस जायदाद में तुम दोनों का अब कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरी है और मैंने तुम लोगों को अपनी जायदाद से बेदखल करवा दिया है। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार हो जाते थे तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते थे। जरा सी सर्दी खांसी हो जाती थी तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है क्या? बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। तुम जैसे नालायक बेटों को जायदाद नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस बनने के लायक ही नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद यह बड़ा सा घर हमने एक आश्रम को दान देने का फैसला ले लिया है। मैंने भैया से बात कर ली है, वह भी अब हरिद्वार में ही अपना जीवन गुजारेंगे। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारे ताई जी और ताऊ जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकते हो, और वो भी इसी वक्त। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्चा चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। हमें तुम लोगों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी तीनों बेटियां आकर संभाल ही लेंगी, और पैसा है तो नौकर चाकर भी रख लेंगे। सारे बच्चों की बोलती बंद हो गई और वे कुछ न बोल पाए और चारों पिताजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, पर रामेश्वर जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें अपने घर से निकालने को ना कह सके।
चारों मन मसोस कर वहां से चली गई, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण बहुत दुख झेलते थे। अब मीना जी और रामेश्वर जी बिल्कुल आजाद थे। अब रामेश्वर जी ने एक नौकर रख लिया जो घर का सारा काम करता और उनकी सेवा करता। अब मीना जी और रामेश्वर जी की जिंदगी मजे से कटने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।